Hello everyone. So this is the part 2 of chapter 16. Part 1 I have already made, which was from section 205 till section 211. It is consolidation of holding. So the chapter is consolidation of holding. So let me give you the brief like overview about the previous part 1 which I have made. तो यहाँ पे हम कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की बात कर रहे थे. मतलब हम क्या बात कर रहे थे कि अगर किसी भूमि स्वामी की लैंड एक से ज़्यादा जगह पे है और वो इन कंटिन्यूएशन नहीं है, जिसकी वजह से भूमि स्वामी को कल्टीवेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो उसके लिए एक ऑफिसर है जो कंसोलिडेशन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, जिसकी रैंक तहसीलदार की रैंक से कम नहीं होनी चाहिए. उसके आगे एप्लीकेशन बना सकता है और उसमें जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो कलेक्टर के द्वारा लिया जाएगा. यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पाएंगे. ये मेंस में क्वेश्चन आया था विच वॉज 2015 में एक क्वेश्चन आया था. What do you understand by consolidation of holdings? State the procedure to be followed in the case of consolidation of holdings. Okay, so this was the question which was asked in 2015 इसी चैप्टर से. So अब हम स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं सेक्शन 212. ये कहता है राइट ऑफ भूमि स्वामी टू पोजेशन ऑफ होल्डिंग्स. सो देखिए 211 तक मेंस का सारा टॉपिक कवर हो जाता है ऑलमोस्ट. अब 212 से जो है वो आपका जो आपको मिलेगा वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको पढ़ लेते हैं. फर्स्ट आई विल रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन सेम एज आई हैव बीन डूइंग इन प्रीवियस वीडियोज. It is Bhumi Swami affected by scheme of consolidation if they have not entered into possession under subsection 5 of section 209 shall be entitled to possession of the holdings allotted to them under the scheme from the commencement of the agriculture year next following confirmation, and the consolidation officer shall if necessary put them by warrant in possession of the holdings to which they are entitled. यहाँ पे क्या कह रहा है, एक प्रोवाइजो भी है, वो भी पढ़ लेते हैं पहले. वो कहता है provided that if all the Bhumi Swamis agree, they may after confirmation be put into possession of their holdings by the consolidation officer from any earlier date. ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि जो भूमि स्वामी हैं, ठीक है, जिनके फेवर में कंसोलिडेशन हो चुका है, अब उनको पोजेशन कैसी दी जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर वो एंटर नहीं किए हैं पोजेशन में, ठीक है, तो वो जो एग्रीकल्चर ईयर जो कि आपको 21C में डिफाइन मिलेगा, ठीक है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, तो आपका साथ साथ में रिवीजन भी होते चलेगा. तो यहाँ पे 21C में एग्रीकल्चर ईयर बताया गया है, और वो कहता है कि एग्रीकल्चर ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई और सच अदर डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट. तो एग्रीकल्चर ईयर कब से माना जाता है? फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर उन्होंने पोजेशन नहीं लिया है, ठीक है, तो उनको जो पोजेशन मिलेगी वो कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ईयर मतलब 1 जुलाई, ठीक है, या जो स्टेट गवर्नमेंट डेट बनाएगी वहाँ से स्टार्ट होगी. एंड कंसोलिडेशन ऑफिसर को अगर ज़रूरी लगता है, नेसेसरी लगता है, तो वो वारंट से पोजेशन दिलवा सकता है. प्रोवाइजो कहता है कि जो भूमि स्वामी है वो कोई अर्लियर डेट भी फिक्स कर सकता है ऐसे पोजेशन के लिए. सारे भूमि स्वामी जिनके भी फेवर में कंसोलिडेशन हुआ है वो अग्री कर सकते हैं कि कोई और अर्लियर डेट फिक्स की जाए. अब नेक्स्ट बोलता है ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ भूमि स्वामीज इन होल्डिंग. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, द राइट ऑफ भूमि स्वामी इन देयर होल्डिंग्स shall for the purpose of giving effect to any scheme of consolidation affecting
them be transferable by exchange or otherwise, and no person shall be entitled to object to or interfere with any transfer made for the said purpose. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो भूमि स्वामी इन होल्डिंग्स हैं, ठीक है, जिनके फेवर में कंसोलिडेशन हुआ है, जिनको होल्डिंग मिली है, वो कैसे ट्रांसफर करेंगे अपने राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जो भी कोड में दे रखा है उसको अलग रखते हुए जो भूमि स्वामी है उसके पास राइट है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है या तो एक्सचेंज से या तो अदरवाइज, मतलब वो सेल भी कर सकता है, लीज भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति उसको ऑब्जेक्ट या उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता। सबसेक्शन 2 देख लेते हैं। वो कहता है द कंसोलिडेशन ऑफिसर में ऑल्सो ट्रांसफर बाय एक्सचेंज और अदरवाइज एनी लैंड बिलोंगिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट where such transfer is necessary for the purpose of giving effect to any scheme of consolidation। तो जो सबसेक्शन 1 था वो भूमि स्वामी को राइट दे रहा था कि वो एक्सचेंज या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और सबसेक्शन 2 कहता है कंसोलिडेशन ऑफिसर भी कर सकता है, ठीक है, वो भी जो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है उसको वो ट्रांसफ़र कर सकता है एक्सचेंज से और अदरवाइज। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 214 214, no instrument necessary to effect transfer, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no instrument in writing shall be necessary in order to give effect to a transfer involved in carrying out any scheme of consolidation of holding, and no such instrument if executed shall require registration। So यहाँ पे ये क्या कहता है कि नो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग शैल बी नेसेसरी। अगर आपको स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग को कैरी आउट करना है तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया भी गया है, एग्जीक्यूट भी किया गया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। हम नेक्स्ट देखते हैं 215, कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट स्कीम, मतलब जो कंसोलिडेशन की स्कीम को कैरी आउट किया गया है उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा। द कंसोलिडेशन ऑफिसर शैल, अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सफिशिएंट रीजंस डायरेक्ट्स अदरवाइज, recover from the bhumi swamis whose holdings are affected by the scheme for consolidation of holdings the cost of carrying out the scheme, which shall be assessed in accordance with rules made under section 221. The consolidation officer shall apportion the cost among the bhumi swami liable to pay them according to occupied area of the holdings affected by scheme। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो रिकवर करेगा जो भी खर्चा आएगा कंसोलिडेशन में वो भूमि स्वामी से, ठीक है। और इस सब में वो जो रूल्स बनाए गए हैं 221 को उनके अकॉर्डिंग करेगा रिकवरी, राइट। और भूमि स्वामी को जो भी उनका पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग जो पैसे हैं वो देने पड़ेंगे, मतलब कॉस्ट वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, अपने पोर्शन के अकॉर्डिंग देंगे। 216 कहता है रिकवरी ऑफ कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट, तो कैसे रिकवरी होगी, तो एज ए अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। 227 कहता है सस्पेंशन ऑफ पार्टीशन प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग करेंसी ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग, तो व्हेन and application for the consolidation of holding has been admitted under section 208, no proceedings for partition of holdings which will affect the scheme of consolidation shall be commenced, and all such proceedings pending shall remain in abeyance। abeyance का मतलब होता है स्टे हो जाना। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऐसी लैंड जिस पे कंसोलिडेशन होना है, ठीक है, जिसके लिए 208 में एप्लीकेशन एडमिट की गई है, उस पर कोई पार्टीशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई पार्टीशन पेंडिंग था तो वो उस पर स्टे लग जाएगा।
नेक्स्ट कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स. When an application for the consolidation of holdings have been admitted, no Bhumi Swami upon whom the scheme will be binding shall have power during the continuance of the consolidation proceedings to transfer or otherwise deal with any part of his original holding or land so as to affect the right of any Bhumi Swami thereto under the scheme of consolidation. ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग. तो जब भी एप्लीकेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की एडमिट कर ली गई है, ठीक है, तो कोई भी भूमि स्वामी जिस पे ये स्कीम लागू होती है, जिस पे ये स्कीम बाइंडिंग है, उसके पास पावर नहीं है. ठीक है, नो भूमि स्वामी मतलब पावर नहीं है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग के कंटिन्यूएशन रहते हुए कि वो ट्रांसफर करे या अदरवाइज किसी और तरीके से डील करे उस होल्डिंग में. ठीक है. नेक्स्ट है राइट ऑफ भूमि स्वामीज आफ्टर कंसोलिडेशन सेम एज बिफोर. तो कंसोलिडेशन के बाद भूमि स्वामी का राइट वही रहेगा जो उसकी ओरिजिनल होल्डिंग में था. नेक्स्ट बात करता है एनकम्ब्रांसेस ऑफ भूमि स्वामीज. इफ द होल्डिंग ऑफ एनी भूमि स्वामी ब्रॉट अंडर द स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन इज validly burdened with any lease, mortgage or other encumbrance, such lease, mortgage or other encumbrance shall be transferred and shall attach to the holding allowed to him under the same scheme or to such part of it as the consolidation officer, subject to any rule that may be made under section 221, may have appointed in preparing the scheme, and thereupon the lease, mortgage or other encumbrancer as the case may be shall case to have any right in or against the land from which the lease, mortgage or other encumbrances has been transferred. तो encumbrances का मतलब क्या होता है कि किसी भी लैंड पे कोई चार्ज होना, कोई लीज होना, कोई मॉर्गेज होना. तो अगर ऐसी कोई लायबिलिटी है उस लैंड पे, कोई लीज है या कोई मॉर्गेज है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और जो भी उसे नई लैंड मिलेगी उसमें पहुंच जाएगी. और ये सब होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड अंडर 221. सबसेक्शन 2 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और एनी अदर इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द कंसोलिडेशन ऑफिसर शेल इफ नेसेसरी put any lease or any mortgage or other encumbrances entitled to possession by warrant into possession of the holding or part of the holding to which his lease, mortgage or other encumbrances has been transferred under subsection 1. तो सबसेक्शन 1 में जो भी दे रखा है उसके बावजूद जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है अगर उसे ज़रूरी लगता है तो वो किसी भी और होल्डिंग पे लीज या मॉर्गेज कर देगा. मतलब उसको वारंट के द्वारा उस पोजेशन में ऐसी कोई जो ऊपर हमने बात किया था लीज का या मॉर्गेज का, वो ट्रांसफ़र करके किसी और होल्डिंग में दे सकता है. 221 कहता है पावर टू मेक रूल्स. तो किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बनाएगा. अब किस लिए रूल बनेंगे वो देख लेते हैं. इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल A. Prescribing the minimum area of land to be held by the person making an application under 206 का 1 कि 206 के सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि कौन से भूमि स्वामी जो हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं. देखिए 206 में इनिशिएशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स देखा था हमने. तो यहाँ पे था कि कौन से भूमि स्वामी जो एप्लीकेशन लगा सकते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम एरिया क्या प्रिस्क्राइब्ड होगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ओके. सो दूसरा बोलता है प्रोवाइडिंग फॉर पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन एनी एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में क्या पर्टिकुलर्स दिए जाएंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ऐसे ही अगर आप बाकी पढ़ेंगे तो आपको बाकी में भी दिखाई देगा कि कहाँ क्या होना है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ओके. सो ये आप रीड कर लीजिएगा. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो and if you like the video then do subscribe to my channel. Press the like button, comment if you think that there's any
like suggestion you can give to me. And this was all about chapter 16. Okay, so I'll come with another chapter in my next video. Thank you for giving your precious time to me. Thank you so much.